और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार 9 जून को शपथ ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक 9 जून ये वो तारीख है जब शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और ये समारोह राष्ट्रपति भवन के बाहरी लॉन में किया जाएगा। ये खबर निकलकर सामने आई है और इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है नई सरकार। नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में आखिर क्या होने जा रहा है? एनडीए में किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? कौन से विभाग बीजेपी अपने पास रख सकती है? इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि चुनावी नतीजों के बाद सरकार के गठन पर आखिर क्या नया हुआ है और क्या होना बाकी है और किस सस्पेंस में कौन सा मुद्दा यहां पर बरकरार है। तीसरी बार बन रही मोदी सरकार को लेकर इस वक्त सबसे बड़े सवाल, किससे कितने मंत्रालय मिलेंगे, किससे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मनचाहे मंत्रालयों को लेकर सहयोगियों के दबाव का क्या रास्ता निकालेगी बीजेपी और ये रास्ता कैसे निकलेगा। शपथ ग्रहण से पहले सरकार बनाने को लेकर मंत्रालय और मंत्रियों की संख्या को लेकर एनडीए के बीच बड़ा मंथन चल रहा है। फैसला जो भी हो उसमें सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच बैलेंस को लेकर सबकी नजर होगी। एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार पहले के मुकाबले चुनौतियां ज्यादा हैं। चुनौती इस बात की कि क्या पैमाने हो जिसके आधार पर मंत्री बनाए जाएं, किस किस साथी दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाए और ये सब काम इतना परफेक्ट हो कि सभी खुश रहें, किसी की नाराजगी सामने न आए। जाहिर बात है ये सारी चुनौतियां बीजेपी को इस बार अपने गठबंधन में संभालनी होगी। तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार में बीजेपी के अलावा जो बड़े दल हैं उनमें खास हैं टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एलजेपी रामविलास के 5 सांसद। अब तक एनडीए की सरकारों में मंत्रालय बांटने के लिए 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय देने का फॉर्मूला रहा है। ये जो चार सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला है वो पहले भी 2019 में भी सामने आया था। 2014 को देखें, 2019 को देखें तो जो सहयोगी थे उनको बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं मिली थी। जो मेजर पोर्टफोलियोज थे वो बीजेपी के पास ही रहते, खासकर जो रायसीना हिल वाले। विदेश मंत्रालय अहम माना जाता है, फिनांस बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, विदेश मंत्रालय अपने पास, रक्षा अपने पास रखना चाहिए, गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी एक फॉर्मूला होता है। सवाल स्पीकर के पद को लेकर भी है। ये बात बार बार उठ रही है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है और इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल सकता है, यानी मंत्रालय और मंत्रियों की तादाद के साथ स्पीकर का भी पद है, जिस पर एनडीए में बात चल रही है। जो 4 सांसदों का फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो हम लोग जानकार पढ़ पा रहे हैं वो ये है कि 16 सांसदों के साथ 4 मंत्रालय उन्हें मिल सकते हैं। जहां तक स्पीकर का पद है, अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जेडीयू से हैं हरिवंश जी, तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा में ही होता है, उन्हें लोकसभा में डिप्टी स्पीकर दिया जा सकता है। क्यों बीजेपी और सरकार चाहेगी कि लोकसभा का संचालन सहयोगी दलों को दिया जाए? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी माथापच्ची करना बाकी है। स्पीकर पद का सवाल है, अगर बालयोगी स्पीकर थे वाजपेयी सरकार, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फिर से वो स्पीकर बन जाएं। तब की स्थितियों में अब की स्थितियों में अंतर है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी गठबंधन के घटक दल बड़े से बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। ऐसे में ख्वाहिश टीडीपी और जेडीयू की भी है। वहीं कई और छोटे दल और निर्दलीय सांसद भी हैं जो इस सरकार में बहुमत जुटाने के लिए अहम भूमिका में हैं। इस वक्त एनडीए का पूरा नंबर गेम क्या है वो देखिए। अब आपको इस बार गठबंधन के साथियों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि ये बात भी साफ है कि मंत्रालयों को लेकर जिस तरीके से गठबंधन के साथियों की शर्तें सामने आ रही हैं, उनमें से कुछ पर शायद ही बीजेपी तैयार हो। इसमें बीजेपी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के 4 मंत्रालयों पर समझौता नहीं करेगी। सीसीएस में 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं, यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय। बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं देगी, इसके पूरे आसार हैं।
रेलवे, सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय भी बीजेपी के एजेंडा में हमेशा आगे रहे हैं। वो इन मंत्रालयों में सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहती। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समझौता करना पड़ेगा बीजेपी को, कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर, जो विकास से जुड़े हुए मंत्रालय हैं उसको लेकर। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रायसीना हिल के मंत्रालय हैं, 4 बड़े मंत्रालय, उस पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहेगी। प्रधानमंत्री रेल को जिस सर पर गति से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह से रेलवे मंत्रालय में सुधार आ रहे हैं, उससे नहीं लगता कि रेलवे में भी बहुत ज़्यादा सरकार बहुत ज़्यादा चाहेगी कि उसमें सहयोगियों का हस्तक्षेप हो। हालांकि वाजपेयी सरकार के दौरान उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगी दलों के पास रहा है। वहीं रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उसका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम कड़ी बताई जा रही है। टीडीपी सूत्रों की माने तो अब तक ऐसी कोई औपचारिक मांग बीजेपी आलाकमान के सामने नहीं रखी गई है। टीडीपी सुप्रीमो की सबसे बड़ी मांग हो सकती है राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज। टीडीपी आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना रही है और ऐसे में अब अमरावती में नई राजधानी बसाने के लिए विशेष पैकेज की मांग अहम हो सकती है। वैसे विशेष पैकेज का मुद्दा ऐसा है जो बिहार की डिमांड लिस्ट में भी हमेशा ऊपर रहा है। डीयू की एक विशेष राज्य को विशेष दर्जा देने की पुरानी मांग रही है। दोनों राज्यों और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों पार्टियां बीजेपी की सहयोगी हैं। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाना है। अमरावती जिसको उन्होंने अपनी राज्य की राजधानी बनाया था, जिसको जगन मोहन रेड्डी ने काफ़ी हाशिए पर रख दिया, उसके लिए पैसे चाहेंगे। जो विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का, उसके लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग करेंगे। पोलावरम डैम जो अरसे से लंबित पड़ा है, इसके लिए उनको फाइनेंशियल पैकेज चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। इस बार टीडीपी और जेडीयू दोनों अच्छे नंबर लाए हैं। आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी बाईं तरफ बैठे जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है। जेडीयू ने इस बार बिहार में 12 सीटें जीती हैं। जेडीयू ने किसी मंत्रालय की मांग की है, चाहे वो वित्त हो, रेलवे हो या कोई भी मंत्रालय, क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह की मांग की थी और ऐसा ना होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। और अब बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे या फिर बिहार राज्य में उसकी डिमांड अहम हो जाएगी। जाहिर है कि गठबंधन के खेल में अब बीजेपी को सहयोगियों की कुछ मांगे माननी पड़ेंगी और बात जब राज्य को विशेष दर्जे की होगी तो मोदी सरकार को इस बारे में कोई भी फैसला बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए बराबरी के पैमाने पर लिया जाएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, बीजेपी अभी भी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के सिर्फ 45 विधायक हैं। तो दोनों जगह अगर फॉर्मूला चलना है, दोनों राज्यों में अगर स्मूथली भी चलना है, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के आला नेता, जेडीयू चाहे टीडीपी, सब दोनों पार्टियों का आला नेता भी फूंक फूंक कर कदम रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे विपक्षी कांग्रेस को या फिर वाईएसआर जगन रेड्डी को आंध्रा में, फिर यहाँ तेजस्वी यादव को फायदा हो। किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या ख्वाहिश है, एनडीए में हर बात पर अंदरूनी तौर पर मुहर 7 जून को ही लगेगी, जब एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।